छाया 3 वर्ष की होगी जब उसकी माँ का देहांत हो गया था। उसके कुछ ही दिनों बाद उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। उसकी सौतेली माँ गीतिका को छाया एकदम पसंद नहीं थी। कुछ दिनों बाद से उसने छाया के साथ बुरा बर्ताव शुरू कर दिया। शादी के कुछ समय बाद ही उसकी सौतेली माँ को भी एक बेटी हुई। बेटी होने से गीतिका का बचा हुआ प्यार भी खत्म हो गया और गीतिका को छाया अपनी दुश्मन लगने लगी। धीरे धीरे 4 साल और बीत गए। एक दिन, अरियो करमजली, कहाँ मर गई? इतनी देर लगती है क्या कुएं से पानी लाने में? अभी बर्तन भी मांजने हैं, कपड़े भी धोने हैं, ये सब कौन करेगा? तेरी माँ? अभी करती हूँ माँ। खबरदार जो मुझे माँ कहा तो। अपनी माँ को तो खा गई, अब मुझे भी खाएगी। हाँ। अरे पीहू बेटा, आज इतनी जल्दी उठ गई, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ माँ, बस जोर की भूख लग रही है। हाय दैया, मेरी बेटी अभी तक भूख से तड़प रही है और इस महारानी ने अभी तक खाना भी नहीं बनाया है। अभी बनाकर लाई माँ, बस अभी लेके आई। इस तरह बेचारी छाया को काम करने के साथ साथ इतने ताने भी सुनने पड़ते थे, लेकिन उसके लिए पीहू का प्यार चोट पर मरहम का काम करता था। छाया के पापा व्यापार के सिलसिले में अक्सर बाहर जाया करते थे। इस बार उन्हें 1 हफ्ते के लिए शिमला जाना पड़ा। पापा के जाने के कुछ दिन बाद ही गीतिका का भाई केशव और उसकी बीवी काजल भी आ गए। क्या बात है बहन, चेहरा बड़ा उतरा सा लग रहा है। क्या बताऊं भैया, इस लड़की को तो देख देख के मुझे बड़ी कुढ़न होती है। इसके चेहरे से मुझे नफरत सी हो गई है। मन तो करता है कि रिलैक्स बहना, अब तुम्हारा भाई आ गया है तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। आज से इसका घूमना फिरना खेलना सब बंद। आज से ये घर का सारा काम करेगी। लेकिन इससे मुझे छुटकारा कैसे मिलेगा? अरे बहना, तुम बस देखती जाओ। उस दिन से छाया पर तीनों मिलकर जुल्म ढाने लगे। वो लोग छाया से सारा घर का काम भी कराते और उसे कुछ भी खाने को नहीं देते। एक दिन छाया घर में बैठी रो रही थी, तभी उसके पास उसकी छोटी बहन पीहू आती है। दीदी, भूख लगी है ना? हाँ पिंकी। ये लोग बहुत गंदे हैं। ये लो, मैं तुम्हारे लिए छुपा के चॉकलेट लाई हूँ, ये तुम खा लो। ये सुनकर छाया के होठों पर मुस्कान आ जाती है। वो पीहू से चॉकलेट लेकर खाने लगती है। तुम खाओ दीदी, मैं जाती हूँ। अगर इन लोगों ने मुझे देख लिया तो मुझे भी मारेंगे। इतना कहकर पीहू वहां से चली जाती है। उधर दूसरे रूम में, अरे क्या कर रहे हो भैया आप? इतने दिन हो गए, कोई तो तरकीब निकालो इस मनहूस को ठिकाने लगाने की। कमबख्त की जायदाद में भी हिस्सा है। मैं नहीं चाहती कि ये जायदाद 2 हिस्सों में बटे। अरे तुम्हारे भैया ने ऐसा प्लान बनाया है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अरे ऐसा क्या प्लान है भैया, मुझे भी तो बताओ। अरे बहना, तुम बस देखती जाओ। अगले दिन उस भयंकर षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए केशव उस गिरोह के सदस्य को बुलाता है। गिरोह का सदस्य छाया को दूर से ही देखता है ताकि उसे पता न चले और कहता है, बच्ची भीख मांगने के हिसाब से बहुत हट्टी कट्टी लगती है। हमें ऐसी बच्ची चाहिए जिसे देख के लोगों के मन में दया उभरे। दुबली पतली और कमजोर। बस 1 हफ्ते का टाइम दो, इसको भी वैसा ही बना दूंगा जैसी तुम्हें चाहिए। इस बार पीहू सुन लेती है और दौड़ते हुए छाया के पास जाती है। दीदी दीदी, ये लोग तुम्हें बेचने की बात कर रहे हैं। वो लोग तुमसे भीख भी मंगवाएंगे दीदी, और गंदे गंदे काम भी करवाएंगे। तुम यहाँ से कहीं दूर चली जाओ दीदी।
छाया ये सुनकर कांप जाती है और वो एक कमरे में जाके खूब रोती है। माँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तुम मुझे छोड़ के कहाँ चली गई? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? मुझे कोई भी प्यार नहीं करता। अगले दिन से केशव छाया को दुबला पतला कमजोर बनाने के लिए उसका खाना पीना सब बंद करवा देता है। रात को छाया भूखी प्यासी रो रही थी, तभी वहां पे पीहू आती है। दीदी, ये लो एप्पल खाओ। ये लोग तुम्हें कुछ नहीं देंगे खाने को। मगर वो एप्पल दे ही पाती इससे पहले वहां काजल आ जाती है और उसके हाथ से एप्पल छीन लेती है। वो पीहू को वहां से जबरदस्ती ले जाते हुए कहती है, आज के बाद अगर यहाँ आके इसको कुछ दिया तो तुझे भी इसके साथ बेच दूंगी। उस रात जब सब सो गए थे तो छाया चुपके से निकलकर भाग जाती है। रोते रोते उसकी आंखें सूज जाती हैं। आज मैं अपनी माँ को ढूंढकर सब बातें बताऊंगी। उसके लिए हमें वहां जाना होगा जहां लोग मेरी माँ को लेकर गए थे। काफी दूर चलने के बाद वो रुक गई। सामने शमशान था। बचपन में उसने सुन रखा था कि उसकी माँ को उठाकर लोग शमशान में लेकर गए थे, इसलिए वो भी अपनी माँ को ढूंढती हुई वहां आई थी। उसी शमशान में भयंकर चुड़ैल रहती थी। जैसे ही उसने छाया को देखा, वो दहाड़ती हुई उसके सामने आ गई। छाया ने अपनी भोली आवाज में पूछा, क्या तुमने मेरी माँ को देखा है? मैं उनसे मिलने आई हूँ। कौन है रे तू, और तुझे किसने कह दिया कि यहाँ तेरी माँ रहती है? जब मैं छोटी थी तो माँ एक दिन नींद से उठी ही नहीं, तो सब लोग उसे उठाकर यहाँ ले आए। इसलिए मैं अपनी माँ को ढूंढने यहाँ आई हूँ। बताओ ना, मेरी माँ कहाँ है? छाया की भोली भाली बातें सुनकर उस भयंकर चुड़ैल का भी दिल पसीज गया। तुझे क्या बताना है अपनी माँ को? छाया उसे सारी बातें बता देती है। सब सुनकर चुड़ैल को भी गुस्सा आ जाता है। चल, मुझे ले चल तू उन पापियों के पास जिसने तुझे इतना कष्ट पहुंचाया है। मैं उन्हें इससे ज्यादा तड़पाऊंगी। मगर मेरी माँ? अरे, मुझे तेरी माँ ने भेजा है। अब देर न कर, जल्दी चल। उधर घर में छाया की गायब होने की खबर सबको पता चल गई थी। पता नहीं ये नालायक कहाँ चली गई। मैंने तो उस गिरोह से पैसे भी एडवांस ले लिए हैं। ये अगर नहीं मिली तो मुझे पैसे वापस करने पड़ेंगे। तभी छाया वहां आ जाती है। कहाँ चली गई थी तू नालायक? तेरे बहुत पंख निकल आए हैं। रुक जा, अभी तेरे पंख काटता हूँ। बहुत अत्याचार किया है तुम लोगों ने इस मासूम पर। अब ले इसका मजा चख। इतना कहकर केशव की मूछें उखाड़ लेती है। केशव के मुंह से खून निकलने लगता है, मगर चुड़ैल इतने में नहीं मानती है। केशव के दोनों हाथों को मोड़ देती है। केशव जमीन पे गिर जाता है। फिर चुड़ैल काजल और गीतिका पे झपट जाती है। वो दोनों को पकड़कर चोटी से पंखे से टांग देती है। वहां पीहू भी आ जाती है। और मारो इन्हें, इन लोगों ने दीदी को बहुत मारा है। नहीं पीहू, ऐसा नहीं कहते। ये तुम्हारी माँ है, सौतेली ही मेरी माँ। अब इन्हें मैं और तड़पता हुआ नहीं देख सकती। अब इन्हें छोड़ दो। इतनी सजा काफी है, ये और मजा चखाऊं। देखो इस बच्ची को, ये तुम्हें अपनी माँ समझती है और तुम हो कि। बस बस, हमें माफ कर दो। आज से हम छाया को कोई कष्ट नहीं देंगे। ये मत समझना कि इसकी माँ नहीं है तो तुम इस पे जुल्म ढाओगी। मैं हूँ आज से इसकी माँ। इसने मेरे अंदर की माँ को जगा दिया है। याद रखना, मेरा साया हमेशा इस घर पे रहेगा। अगर मेरे बच्चे को जरा भी तकलीफ पहुंची तो सोच लेना अंजाम क्या होगा। तुम सब सोच भी नहीं सकते। इसके एक एक आंसू की कीमत तुम्हारे खून से अदा करूंगी मैं। इसके बाद चुड़ैल छाया को और पीहू को आशीर्वाद देती है और गायब हो जाती है। उसके बाद किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि वो छाया को परेशान करें। उसका स्कूल भी शुरू हो जाता है और उसकी जिंदगी फिर से खुशहाल हो जाती है।